नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। मैं हूं आपके साथ उमंग माथुर। आपको बता दें कि उत्तराखंड में रविवार की सुबह काल बनकर आई। राज्य के चमोली जिले में ग्लेशियर टूटने के चलते देखते ही देखते कई मकान तबाह हो गए और कई जिंदगियां काल के गाल में समा गई। सुबह 10 से 11 बजे के दौरान हुई इस घटना में कई लोग अभी भी लापता हैं और बचाव के लिए सेना, आईटीबीपी, एयरफोर्स और कई अन्य दल लगातार जुटे हुए हैं, डटे हुए हैं। रात बीतने के बाद अब बचाव कार्य फिर से शुरू कर दिया गया है। आपको बता दें कि रविवार की देर रात एमएचए की तरफ से जारी बयान के मुताबिक इस घटना में अब तक 10 लोगों के शव बरामद कर लिए गए हैं, तो वहीं करीब 25 लोगों को सुरक्षित बचाया गया है, जबकि 6 लोग घायल बताए जा रहे हैं। ग्लेशियर टूटने के बाद सैलाब इतना तेज था कि पीडब्ल्यूडी के 5 पुल भी इसमें बह गए। आईटीबीपी के जवानों ने एक सुरंग से 16 लोगों को बाहर निकाला, तो वहीं दूसरी सुरंग में अभी भी 30 लोगों के फंसे होने की आशंका है। हालांकि उन्हें भी जल्द ही निकाल लिया जाएगा। ग्लेशियर टूटने के बाद बचाव कार्य के लिए स्पेशल बचाव कर्मियों को दिल्ली से एयरलिफ्ट किया गया। ये बचाव कर्मी रविवार की शाम देहरादून पहुंचे और यहां से इन्हें प्रभावित इलाकों में ले जाया गया, जिसके बाद आज सुबह 6:45 पर बचाव कार्य फिर से शुरू किया गया। दो 2013 का वो हादसा जिसने कई गांव, कई लोग अपने साथ में उस बहाव के साथ चले गए थे, उस हादसे की तस्वीरें अभी उत्तराखंड वासियों के मन से साफ भी नहीं हुई थी कि कल फिर से एक हादसा हुआ। उत्तराखंड के चमोली में यह हादसा, और यह हादसा इतना भीषण था कि निर्माणाधीन 2 प्रोजेक्ट्स भी इसमें धाराशायी हो गए और अभी भी वहां पर बचाव कार्य चल रहा है। खुद मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री सभी इस खबर पर, इस हादसे पर बारीकी से नजर बनाए हुए हैं। राहत और बचाव कार्य में कहीं कोई कमी आने नहीं दी जा रही। लेकिन सवाल यह है कि क्यों उत्तराखंड में आखिर ये हादसे होते हैं और क्यों नहीं इन हादसों को रोका जा रहा, या इन्हें रोकने के लिए सार्थक कदम क्यों नहीं उठाए जा रहे। बात करेंगे। हमारे साथ में पर्यावरणविद अनिल जी जुड़ चुके हैं। अनिल जी, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया में। अनिल जी, सवाल वही है जो 2013 के बाद में उठा था और उत्तराखंड के हर क्षेत्रवासी, रहवासी के मन में था, ग्रामीण लोगों के मन में यह सवाल था। उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका भी लगाई। हाईकोर्ट ने भी सरकार को कहा कि आप बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स तो आप बना रहे हैं, और इसी ऋषिगंगा पे बनने वाले इस डैम के बारे में भी उल्लेख किया गया था, लेकिन उसके बाद भी अनदेखी हुई और इस अनदेखी के चलते एक अनदेखा हादसा जो अब देखते ही देखते विकराल रूप ले चुका है। क्या कहना चाहेंगे अनिल जी? पहली बात तो यह है कि ये एक बड़ी बड़ी दुर्घटना जो दोबारा हमारे बीच में आई है 2013 के बाद, और हमारी वो तमाम तरह के जो दुख हमारे केदारनाथ त्रासदी से जुड़े थे वो दोबारा सामने आ गए। और दुर्भाग्य यह है कि इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति कहीं ना कहीं हमारी सोच पे सवाल खड़े करती है, हमारी विकास की नीतियों पे करती है, और इस तरह की जो तमाम योजनाएं हैं उनके प्रति भी हमारे प्रश्न अभी अनुत्तर ही दिखाई देते हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि जब ये राज्य मांगा गया था तो इसकी संवेदनशीलता प्रमुखता से रखी गई थी कि ये बड़ा रिमोट एरिया है, इकोलॉजिकली सेंसिटिव है, यहाँ के लोगों के प्रति हमारी संवेदनाएं नहीं रहती, और यही कारण है कि यहाँ के विकास का ढांचा अलग होना चाहिए। और इस विकास के ढांचे के आधार पर जो भी हमने उत्तराखंड के राज्य की मांग की थी हमें मिला, लेकिन वही तौर तरकीब होती हैं, वैसे ही विकास की बातें होती हैं जो कि मैदानी इलाकों में हमारा एक मॉडल तय हो रखा है कि सड़कें कैसे बनेंगी, और इस तरह के जो तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के हम काम करते रहे, वो उसमें बहुत ज्यादा अंतर नहीं दिखाई दिया। और यही कारण है कि शायद हम इसकी संवेदनशीलता उत्तराखंड की और हिमालय की आज भी नहीं समझ पाए, और यही कारण है कि इस तरह की घटनाएं एक के बाद एक हमारे बीच में आती चली जा रही हैं। अब आप देखिए, ये जो घटना घटी है, ये आप एक ग्लेशियर के इतने नजदीक एक बांध की कल्पना करते हो, और इस कल्पना को क्यों नहीं किया जाता कि ग्लेशियर भी क्योंकि लगातार टूट रहे हैं। अंटार्कटिका की खबरें हैं कि अंटार्कटिका में भी ग्लेशियर टूटते हैं जी। और अब क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग जैसे सवाल खड़े होते हैं, उत्तराखंड हिमालय सबसे संवेदनशील क्षेत्र है। कोई भी टेम्परेचर राइज होगा, कुछ भी मौसम में बदलाव आने का सबसे बड़ा असर पड़ेगा तो उत्तराखंड और हिमालय जैसे राज्यों में पड़ेगा। तो इसका मतलब साफ सी बात है कि अगर ऐसी संवेदनशीलता है तो हमें अत्यधिक
समझ बना करके इस तरह की योजनाओं के बारे में चिंता करनी चाहिए, सोचना चाहिए। अब ये चाहे केदारनाथ की त्रासदी हो, चाहे आज कल होने वाली घटना का है, इससे अगर हमने अब सबक नहीं लिया, अब हमने दोबारा ये भी सोचना होगा साथ में कि जितने बांध बने हैं आज तक के, जी उनके चारों तरफ का एक दोबारा अध्ययन होना चाहिए कि कहीं कोई घटना दोबारा ऐसी ना हो और फिर उन बांध पर भी वही असर पड़े जो कि इस ऋषि गंगा पे बने हुए बांध पर थी। क्योंकि अगर हमने ये नहीं सोचा तो कल दूसरी घटना किसी और कोने में होगी। जी तो एक सवाल तो सबसे बड़ा यही है कि हम जितने बांध स्थापित हो चुके हैं उनको दोबारा सोचा जाए, देखा जाए कि उनमें किस तरह की कोई घटनाएं ना जुड़ी हो। नंबर दूसरी बात, क्या हम आज एक बड़ा बहस करेंगे, बात करेंगे कि उत्तराखंड के जल शक्ति को हम खाली बांध की दृष्टि से ही देख सकते हैं, पर यह भी अगर देखा जाना चाहिए कि उत्तराखंड हो या हिमालय, जी इनमें आखिर इनकी कैरिंग कैपेसिटी कितनी है, ये कितना भार सहन कर सकते हैं इस तरह की योजनाओं का। ये दूसरा बड़ा सवाल है कि हमें ये अध्ययन भी करना पड़ेगा और इसमें सामूहिक केंद्र और राज्य सरकार दोनों को बड़ी चिंता के साथ इस पर काम करना पड़ेगा। जी और तीसरी बड़ी बात यह है कि आखिर हम ऊर्जा की आवश्यकताओं को केंद्र की दृष्टि से ज्यादा देखते हैं। उत्तराखंड के लोग या हिमालय के लोग जो कि इस तरह की योजनाओं के के दुष्परिणामों का पहला बड़ा बोझ उठाते कुठाराघात है। हैं, जी जी तो ऐसी स्थिति में इनका भी रेफरेंडम होना चाहिए कि हमको क्या चाहिए। आखिर राज्य में चुनाव होके हम जिन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ते हैं, इस तरह के मुद्दे होने चाहिए। जी बताएं हमारी दिशा क्या होनी चाहिए, क्योंकि इस तरह की घटनाओं में सबसे बड़ा नुकसान तो स्थानीय ही होते हैं, जी हिमालय के होते हैं। तो ऐसे समय में मैं समझता हूं कि ये कम से कम कल की घटना में सरकार जरा एक्टिव मोड में रही, एक्शन मोड में रही। आईटीबीपी के जवानों का एक बहुत बड़ा योगदान है और तमाम केंद्र की जिस तरह की राहत का कार्य शुरू हो रहे हैं, ये एक हमारे लिए अच्छा चिन्ह अवश्य था। लेकिन सवाल इससे बड़ा दूसरा है कि हम इस तरह की घटनाओं में राहत पहुंचा दें, ये कर दें, सो कर दें, क्या उससे उत्तर हमारे मिल जाएंगे प्रकृति से संदर्भित? और जी प्रकृति को समझने का समय है अभी। अगर हमने अब नहीं प्रकृति को समझा, किस कोने में क्या घटना हो जाएगी, ये न सरकार के पास कोई तंत्र संयंत्र है और न हमारे पास किसी के पास है। तो इसलिए प्रकृति की संवेदनशीलताओं को समझते हुए अब कम से कम एक बार इस बात पर बहस और चिंतन होना चाहिए कि हमारे विकास की क्या एक सीमा होनी चाहिए, एक रेखा होनी चाहिए जिसके बियॉन्ड हमको नहीं जाना है। मेरे दृष्टि में ये है। और ये भी कोई शक की बात नहीं है कि पिछले 3 दशकों से लगातार उत्तराखंड में होने वाली ये तमाम तरह की घटनाएं, ये कहीं एक बड़ी चिंता खड़ी करती है जी कि आखिर पहाड़ में रहने वाले लोग, गांव में रहने वाले लोग हर बारिश में वैसे ही उनकी नींद उड़ जाती है और ऊपर से अब बांध जैसी बड़ी घटनाएं हमें किस तरफ ले जा रही है, ये बड़ा सवाल है। जी बिल्कुल अनिल जी, आपने सही कहा। और कहीं ना कहीं अब हमें उत्तराखंड हो या फिर हिमालयन राज्य हो, उन सभी पर उनकी एक हिल इकोलॉजी समझने की यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। गौरव गुप्ता जी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, रेजिडेंट एडिटर हैं उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के। गौरव जी, हमने पहले भी चर्चा करी है और एक सबसे बड़ी बात यहाँ पर है, अनिल जी ने जो चिंता जाहिर करी, आज वही चिंता ना सिर्फ उत्तराखंड के हर वासी के मन में है बल्कि देश के हर उस वासी के मन में है जो इस देवभूमि पर देवों के दर्शन करने, पुण्य कमाने आते हैं। गौरव जी, एक सबसे बड़ा सवाल यह है, बेतरतीब ढंग से बनाए जा रहे डैम, हालांकि विकास भी जरूरी है, लेकिन विकास के नाम पर कहीं हम स्थानीय इकोलॉजी को, स्थानीय प्रकृति को छेड़कर कहीं एक बाधा तो हम उसको दावत तो नहीं दे रहे, या फिर हम यूं कह सकते हैं कि जो कल हुआ, जो 2013 में हुआ था, कहीं ना कहीं वो हिल इकोलॉजी को छेड़ने का ही परिणाम था। तो गौरव जी, सवाल सबसे बड़ा ये है कि न सिर्फ देश के अनेक राज्यों से बल्कि विदेश से भी, पहले भी मैंने इस बात का जिक्र किया है कि लोग तो आते हैं इस देवभूमि में, पुण्य कमाने आते हैं, लेकिन पुण्य कमाने के बाद में जो छोड़ कर जाते हैं या फिर जो इकोलॉजी से छेड़छाड़ होती है, और इकोलॉजी से छेड़छाड़ का मतलब गंदगी से नहीं है, हालांकि वो भी एक बड़ा मुद्दा है, लेकिन इतनी बड़ी मात्रा में उत्तराखंड की तरफ लोगों का आना, जो कि कभी कई साल पहले सिर्फ और सिर्फ किस वजह से लोग आते थे वो वजह सबको पता है, बहुत कम संख्या में लोग वहां पर आते थे, लेकिन जिस प्रकार से अब आने लगे हैं, विकास की एक नई धारा वहां पर बह चली है,
कहीं ना कहीं ये धारा एक बड़ी आफत की धारा को निमंत्रण भी देती है। गौरव जी। देखिए उमंग, मैं डॉक्टर जोशी की बात का पूर्ण समर्थन करता हूं और तमाम पर्यावरणविद जिन्होंने हमारी देवभूमि में कई कई दशक से अपनी देवभूमि को संवारने के लिए, देवभूमि को सुरक्षित रखने के लिए अपना जो अध्ययन किया है, उसको लेकर कहीं ना कहीं ये बात अक्सर आती है कि सरकारों ने उसको गंभीरता से नहीं लिया। पावर प्रोजेक्टों की अगर बात करें, बड़े बड़े सवाल और हमेशा से खड़े होते आए हैं। मैं आपको एक उदाहरण दूंगा कि उत्तराखंड का जो चिपको आंदोलन था, जो पेड़ों की रक्षा के लिए था, वो जो उसकी जो सबसे मेन महिला थी, गौरा देवी, इत्तेफाक कहिए वो इसी गांव हो की है जहां ये आपदा आई है, रैणी। दर्शकों को बताना चाहेंगे पर्यावरणविद अनिल जोशी जी हमारे साथ, अभी उनका संपर्क टूट गया है। उनका हमारे साथ में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गौरव जी, आपके पास लौटूंगा, सभी सवालों के जवाब आपसे लेने हैं, क्योंकि आज इन सवालों के जवाब ढूंढने और देने भी जरूरी हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उत्तराखंड में लगातार हो रहे ऐसे हादसे हमें चिंतन करने के लिए, मनन करने के लिए मजबूर करते हैं, और ये मजबूरी हमें अब और ज्यादा बढ़ानी होगी, वरना कल को क्या पता कुछ और आफत आ जाए। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद गौरव जी रुक करेंगे आपका। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। आपको हम पल पल की अपडेट दे रहे हैं उत्तराखंड में कल घटित हुए हादसे और उसके बाद शुरू हुए रेस्क्यू ऑपरेशन के बारे में। हमारे साथ में उत्तराखंड उत्तर प्रदेश के रेजिडेंट एडिटर गौरव गुप्ता जी जुड़े हुए हैं। गौरव जी, ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे इकोलॉजी से जो छेड़छाड़ हो रही है उसका असर जो पड़ रहा है वो कल भी हमने देखा, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पूरी तरह से जोशीमठ तपोवन मार्ग पर जो नंदा देवी ग्लेशियर टूट कर गिरा, और उसके बाद से ये 10:30 बजे के बाद से कल की घटना है, और उसके बाद से लगातार राहत बचाव का कार्य जारी है। सबसे पहले मैं अपडेट दे देता हूं दर्शकों को कि अभी विष्णु प्रयाग पुल समेत 6 पुल की रिपोर्ट ये आ गई है कि वो बह गए हैं। मेन टर्मिनल में अभी भी 3 दर्जन से ज्यादा लोगों की फंसे होने की संभावना है। दूसरा, जो 1 दर्जन से ज्यादा मजदूर जो एडिट टर्नल कहा जा रहा है या जो टर्नल 2 कहा जा रहा है, उसमें फंसे लोगों की संभावना है। टोटल अभी भी जो रेस्क्यू आज है वो 170 लोगों के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन है उमंग, और जिसमें बताया जा रहा है कि ऋषि गंगा के जो प्रोजेक्ट है वहां से 22 लोग लापता है। एनटीपीसी जो प्रोजेक्ट है उससे 148 लोग लापता है, और रैणी मुराडा गांव जो है जहां से 5 स्थानीय लोगों के लापता होने की सूचना है। सबसे बड़ा अपडेट मैं आपको बता दूं उमंग कि नौसेना के मरीन कमांडो भी देहरादून पहुंच गए हैं, और चूंकि टर्नल के आसपास बहुत ज्यादा मलबा है, वहां पर पहुंचना या अंदर जाना संभव नहीं हो पा रहा है, तो लगातार मशीनों से उस मलबे को हटाने का प्रयास जारी है। इसके अलावा जो सुपर हरक्यूलिस एयरक्राफ्ट है वो यहाँ आ गया है, और उसको भी राहत कार्यों में जुटना है। जी जो मैं बात कर रहा था उमंग, आपको मैं बता रहा था कि ये जो रैणी गांव है, आप संयोग कहिए कि यहाँ पर जो चिपको आंदोलन शुरू हुआ था, जी उसकी जो मुख्य मुख्य महिला थी गौरा देवी, ये उनका गांव है जहां ये आपदा आई है। और जो मेरे रिपोर्टर्स बता रहे हैं, जिनका मेरा स्थानीय लोगों से बात हो रही है, उनका कहना है 20 किलोमीटर का एरिया, अगर कहा जाए ये नंदा देवी ग्लेशियर के टूटने से 20 किलोमीटर का एरिया प्रभावित हुआ है। तो साफ तौर पर उमंग, हम सुबह से लगातार चर्चा कर रहे हैं कि लगातार जो पर्यावरणविद बता रहे थे कि ग्लेशियर पिघल रहे हैं, ग्लेशियर सुकड़ रहे हैं, और जिस तरह का जो अभी शुरुआती इंफॉर्मेशन मिली है कि ये ग्लेशियर्स के जो पिघलने से वहां पर एक बड़ी झील तब्दील हुई, और उसमें एक बड़ा जो एवलॉन्च गिरा, उससे ये पूरी घटना तब्दील जी हुई है। हालांकि फैक्ट्स क्या है वो धीरे धीरे पुष्ट खबर के रूप में प्रशासन या सरकार उसको प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बताएगी, मगर इस समय हमारे दर्शक स्क्रीन पर देख सकते हैं बड़े युद्ध स्तर से काम चल रहा है, और मैंने आपको बताया कि 150 से 200 जिंदगियों को बचाने का ऑपरेशन चल रहा है। जी और आप इसे कह सकते हैं प्रलय 2.0, क्योंकि केदारनाथ आपदा के बाद उमंग ये दूसरी ऐसी आपदा है जिसमें पता नहीं चल पा रहा है। एक्चुअल में धीरे धीरे जानकारियां बढ़ रही हैं, जैसे जैसे स्थानीय लोग बता रहे हैं, प्रत्यक्षदर्शी बता रहे हैं, या सरकारों की जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उससे पता चल पा रहा है। क्योंकि हालात ये है कि टर्नल जिन पर काम अंदर चल रहा था वहां कितने लोग फंसे हैं, इसकी अपुष्ट खबरें हैं।
जी। अगर कहना चाहिए एग्जैक्ट नंबर जो है, जब पूरी तरीके से हमारे कमांडो, हमारे सेना के लोग, पैरामिलिट्री के लोग और तमाम जो टीमें हैं वो जब बताएंगी। और जैसा मैंने आपको बताया, ये पूरी रात रेस्क्यू ऑपरेशन चला है। कल दोपहर से ही सब लोग एक्टिव मोड पर हैं और अभी से भी शुरू हो गया। और सबसे बड़ा लेटेस्ट अपडेट ये है कि मरीन कमांडो को भी केंद्र सरकार ने यहाँ भेजा है और नौसेना की भी मदद ली जा रही है। यानी थल सेना, वायुसेना और नौसेना, तीनों सेना जो है अब इस अभियान में ज्वाइंट ऑपरेशन में जुट गई हैं। उमंग जी बिल्कुल गौरव जी, और जाहिर सी बात है सुबह सुबह की अपडेट भी यही आ रही है कि जैसे जैसे पानी का स्तर कम हो रहा है, जैसे जैसे मलबा हटाया जा रहा है, वैसे वैसे रेस्क्यू ऑपरेशन भी गति पकड़ रहा है और कई लोगों को अब निकालना वहां से शुरू हो चुका है। और खैर न सिर्फ राज्य सरकार बल्कि केंद्र सरकार भी प्रतिबद्ध है। उत्तराखंड के जो भी वासी इस मलबे के कारण, इस हादसे के कारण फंसे हैं या प्रभावित हुए हैं, उनकी हर संभव मदद राज्य सरकार, केंद्र सरकार दोनों कर भी रही है। और ये रेस्क्यू ऑपरेशन जैसे जैसे गति पकड़ेगा वैसे वैसे चीजें भी धीरे धीरे सामान्य होंगी। और गौरव जी, एक बात और यहां पर ध्यान देने वाली ये है कि स्टोन क्रशिंग और ब्लास्टिंग के कारण नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व के जंगली जानवर भी भागकर शहर में प्रवेश कर जाते थे। तो कहीं ना कहीं इतने बड़े पैमाने पर विकास अगर हो रहा है, जो कि होना भी चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं जैसा कि अनिल जी भी हमारे साथ में जुड़े थे, उन्होंने भी कहा था कि विकास की एक परिभाषा हमें अब गढ़नी पड़ेगी, एक लाइन हमें खींचनी पड़ेगी कि विकास कितना और कहां तक होना चाहिए, ताकि इस प्रकार से न सिर्फ हमारे जंगलों को नुकसान ना पहुंचे, जंगली जानवरों को नुकसान ना पहुंचे, और हिल इकोलॉजी है उसको समझने की यहां पर बेहद ज्यादा जरूरत है। गौरव जी बिल्कुल, आप एक चीज है, आप तथ्यों को, आप रिपोर्ट्स को, आप रिसर्च को नकार नहीं सकते हैं उमंग। जी और आप ये समझिए कि विकास जो है एक बड़ी शहादत के नाम पर नहीं खड़ा होना चाहिए। जी केदारनाथ आपदा के बाद भी बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज बनी, बहुत सारी रिपोर्ट्स आई और पुरानी भी रिपोर्ट्स थी कि आप जो है उत्तराखंड में जैसे हम लोग बजट के समय भी चर्चा कर रहे थे जी उमंग, कि ग्रीन बोनस यहाँ पर इसीलिए दरकार की जाती है कि हम कई राज्यों को ऑक्सीजन देते हैं और जी वो इसलिए दे पाते हैं कि हमने अपने जल जंगलों को संभाल कर रखा हुआ है। अगर विकास के नाम पर हम इन्हें कुर्बान करेंगे तो इस तरीके की आपदा गाहे बेगाहे हमारे उत्तराखंड में दस्तक देंगी। अभी मेरी पर्यावरणविद हमारे यहाँ न्यूज इंडिया में जुड़े थे, अनिल जोशी जुड़े थे, मेरी तमाम दूसरे पर्यावरणविदों से भी बात हो रही है। एक एक कर आज हम पर्यावरणविदों का भी एक पूरा पैनल अपने चैनल पर जोड़कर उनको सुनवाएंगे दर्शकों को। मगर सबसे बड़ी बात यही आती है कि अभी भी देखिए आप, 4 धाम का काम चल रहा है, 4 लेन का काम चल रहा है और इसके अलावा एयर कनेक्टिविटी पर उत्तराखंड में काम चल रहा है। एक बड़ी सरकार के सामने भी समस्या है। देखिए, सरकार को भी चाहे वो हाईकोर्ट के सारे दिशा निर्देशों का पालन करना होता है, जिस तरह की ये पर्यावरणविद और भू वैज्ञानिक जो हैं वो रिपोर्ट्स देते हैं उनको करना होता है और इसके साथ साथ चीजें आगे बढ़ानी होती हैं। मगर एक बड़ी चीज आप देखते हैं कि अतिक्रमण, बड़ी चीज आप देखते हैं कि जो जिन लोगों को जैसी परमिशन मिलती है उस पर काम नहीं करते हैं। हालांकि मुझे अभी ये कहना जल्दबाजी होगी कि इन पावर प्रोजेक्टों पर भी जो काम कर रहे थे लोग या किस तरह से कर रहे थे, इस पर भी सवालिया निशान खड़े होते हैं। उनका कहना है कि ये लोग सीमित दायरे की जगह कुछ दाएं बाएं क्षेत्रों में भी जो ऐसा काम करते हैं जिससे अनावश्यक चीजें आती हैं। आपने बताया था कि जिस तरह से जानवरों को भी नुकसान हुआ है, हम बता दें 180 के आसपास जो सरकारी डाटा है उसके अनुसार भेड़ बकरियां गायब हैं। यानी बहुत सारी चीजें वहां पर अस्त व्यस्त हुई हैं। मगर सबसे बड़ी बात अभी उमंग ये है कि रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, ज्वाइंट ऑपरेशन चल रहा है। सबसे पहली हमारी भी ये जिम्मेदारी है और कल से सरकार ने भी इसको बखूबी जो है अंजाम किया है कि अफवाहों पर कोई बात नहीं होनी चाहिए। जिस तरह से कल करीब 6 घंटे लगातार सोशल मीडिया पर इस तरह के वीडियो। बिल्कुल गौरव जी, माफ कीजिएगा, आपको बीच में मेरे को इंटरप्ट करना पड़ रहा है इस वक्त इस चर्चा में। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक पे जाने से पहले बता दें ब्यूरो हेड भूपेंद्र गुप्ता जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भूपेंद्र जी, ब्रेक के बाद रुक करेंगे आपका, लेकिन फिलहाल ले लेते एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। पल पल की अपडेट्स हम आपको दे रहे हैं। उत्तराखंड में घटित हुए कल हादसे के बाद में रेस्क्यू ऑपरेशन जिस प्रकार से चल रहा है, द्रुत गति से रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पर लगातार जारी है और सुबह से ही टीमें वहां पर तैनात हो चुकी हैं। एक और टनल जहां पर
करीब करीब 30 लोगों के फंसे होने की आशंका है। उसको जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी खाली कराने की पूरी कोशिश की जा रही है। हमारे साथ में उत्तर प्रदेश उत्तराखंड से रेजिडेंट एडिटर गौरव गुप्ता जी जुड़े हुए हैं, ब्यूरो हेड भूपेंद्र गुप्ता जी भी जुड़े हुए हैं। गौरव गुप्ता जी ने भी अभी बताया कि नेवी के मरीन कमांडोज भी वहां पर पहुंच चुके हैं और जाहिर सी बात है ये सारे कदम इसलिए उठाए जा रहे हैं कि जितना जल्दी से जल्दी हो सके एक भी जान अब और नहीं जानी चाहिए। हर एक व्यक्ति जो फंसा हुआ है उसे बाहर जरूर और जितनी जल्द हो सके निकाला जाना चाहिए। भूपेंद्र जी, आपके पास मैं आना चाहूंगा, अभी तक की क्या कुछ अपडेट्स हैं आपके पास रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर? उमंग लगातार जो है रास्ते जो है सिलसिला जारी है। थोड़ी देर के लिए जो है हल्का पड़ गया था, लेकिन अब फिर से वही मुस्तैदी 7:30 बजे के आसपास से जो है जेसीबी मशीन टनल के अंदर जा रही है और जो वहां के आसपास के जो इलाके हैं उनको लगातार जो है चेतावनी का, सतर्कता का काम बढ़ा दिया गया है। उनको बताया जा रहा है कि आप जितनी जल्दी हो सके जिसके पास, और लोकल लेवल पे जो है इनपुट इकट्ठे किए जा रहे हैं कि वाकई में जो है जैसे 180 मवेशी, जो भी सरकारी आंकड़ा आया है कि 180 भेड़ बकरियां के बहने की सूचना आई है और किसी का क्या क्या नुकसान हुआ है उसका भी आकलन की तरफ काम किया जा रहा है। और टनल के अंदर जो एडिट टनल है, इस एडिट टनल में बता रहे हैं करीब जो है 2.5 से 3 दर्जन के आसपास लोगों के फंसे रहने की संभावना जताई जा रही है। तो और वहां पे जो है क्योंकि सल्ट पानी का बहाव इतना तेज था कि जो है काफी सल्ट इकट्ठी अपने साथ लेके आया था, तो सल्ट को हटाने का काम हो रहा है और उसके साथ ही साथ जो है उम्मीद की जा रही है कि जल्दी से जल्दी जो है किस तरीके से छोटा सा भी रास्ता बन सके तो उसके अंदर जाए। और उसकी जो है इस टाइम टू टाइम मॉनिटरिंग खुद जो है इस समय डीजी पुलिस के जो डीजी है अशोक कुमार वो खुद कर रहे हैं और जो एसडीआरएफ के चीफ वो वहां पे मौके पे मौजूद है। पूरी टीम लगी हुई है, इसके साथ साथ एनडीआरएफ भी आ गई है, सेना के जवान भी लगे हुए हैं और आईटीबीपी के जवान, करीब 500 जवानों की टीम लगातार इस काम को मुस्तैदी से कर रही है। और देखिए सबसे अच्छी बात जो है यहाँ उमंग ये है कि इनमें आपस में कोऑर्डिनेशन बहुत बेहतर देखने को मिला है। पहली बार ऐसा हुआ है कि जो है इतनी तेजी से, इतनी तत्परता के साथ जो है बिना किसी जो है इफ एंड बट के जो है पूरी की पूरी टीम वहां पे लोग जो है मुस्तैदी से लगी हुई है और काम कर रही है। कोशिश यही की जा रही है कि जितने लोग लापता हैं, जितने इसके साथ साथ जितने आसपास के जो इलाकों में नुकसान हुआ है जो है उसका आकलन कर लिया जाए और जो लोग फंसे हुए हैं उनको जल्दी से जल्दी जो है राहत और बचाव के कार्य पहुंचाया जा सके। तो अभी हम कह सकते हैं कि अभी करीब हमें उम्मीद है, जो हमारे अधिकारियों से जो बात हो रही है और जो हमारे ग्राउंड जीरो पर रिपोर्टर है उनका ये कहना है कि जो है लगातार टीम तेजी से काम कर रही है, मशीनों बहुत तेजी से चल रही हैं और वहां पे पल टू पल की जो है आपस में कोऑर्डिनेशन हो रहा है। एक एक मिनट की जो है चीजें भी जो है खुद वहां पे सीधे जो है पूरा जो एसडीआरएफ का जो पूरा ग्रुप है वहां पे भेजी जा रही है, उनको निगरानी की जा रही है। जी बिल्कुल भूपेंद्र जी, बिल्कुल आपने सही कहा और जाहिर सी बात है ये तेजी जरूरी भी है क्योंकि जितना तेजी से, जितना फुर्ती से और तत्परता से हम कार्य करेंगे राहत और बचाव के, उतना ही तेजी से और उतनी ही जल्दी जो लोग फंसे हुए हैं उनको निकाला जा सकेगा। गौरव जी, भूपेंद्र जी, आप लगातार इस पूरी खबर पे, इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन पर नजर बना के रखिए। अपडेट लेने आपसे फिर संपर्क करेंगे। फिलहाल के लिए आप दोनों का ही हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और उत्तराखंड वासियों को विशेष तौर पर हम बता दें कि राहत और बचाव के कार्य द्रुत गति से फिर से शुरू हो चुके हैं और जल्दी से जल्दी एक बेहतरीन कोऑर्डिनेशन के साथ में तेजी से कार्य किए जा रहे हैं। लोगों को निकालने के लिए रेस्क्यू टीम तत्परता से आपके लिए तैयार है। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।